Hello guys, welcome to my channel Himachali Wisdom. So in the last lecture we discussed about the beginning of the modern history, that is we learn about the 1857 revolt and 1857 के revolt में जो भी consequences होते हैं उनके basis पे how British Empire जो है वो amendments करते हैं अपने rule में. So as we all know that रिवॉल्ट ऑफ द 1857 जो होता है वो एकदम फुल मैनर्स तरीके से नहीं चल पड़ता है, क्योंकि हर एक किसी भी क्रांतिकारी का जो पर्पस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल कोई रिलीजियस काउज के लिए लड़ रहा होता है, कोई अपने इकोनॉमिक्स काउज के लिए, कोई पॉलिटिक्स काउज के लिए, कोई अपने राज्य के काउज के लिए लड़ रहा होता है. सो देर इज नॉट अ प्रॉपर लीडरशिप as well as there is not no there is neither a proper strategy to tackle the British Empire. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री में जो है एक बिल्कुल रेगुलर तरीके से और स्ट्रेटजी वाइज जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती है. एंड अगर आपको मेरा लास्ट लेक्चर देखना है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो. So let's roll the video. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं फ्रीडम से रिलेटेड जो कि ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा लड़े जाते हैं और कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना होती है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जिसे हम इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से भी जानते हैं. एक्चुअली जो अभी की नेशनल कांग्रेस है दैट वाज लेड बाय द मिस्टर राहुल गांधी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. उसको पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ना बोल के इंडियन नेशनल यूनियन कहा जाता था. और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो 1884 में एक अंग्रेज था जो कि सिविल सर्वेंट था, रिटायर्ड. उसने रखी थी इंडियन नेशनल यूनियन की नींव. और इसी के बेसिस पे 1885 में पुणे में एक कांग्रीगेशन हुई. इंडियन लीडर्स और दिस रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, ये इनकी पिक्चर है. एंड दिस वाज द पिक्चर टेकन ड्यूरिंग द 1885 पुणे में जो अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल यूनियन का. तो इस तरह 1885 में इंडियन नेशनल यूनियन का नाम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया. तो इसकी जो स्टार्टिंग की मीटिंग थी वो पुणे में स्टार्ट हुई थी. और लेकिन कुछ समय के बाद जो है वहाँ पे पुणे में कोलेरा का अटैक हो गया था. कोलेरा वॉज ए डिजीज. तो कोलेरा के अटैक के कारण इसकी मीटिंग को शिफ्ट करके बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया था. तो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई. तो आपका आंसर रहेगा द इंडियन नेशनल यूनियन और द कांग्रेस एक ही बात रहेगी, वाज prepared on 1885 at Bombay Congregation. सो शुरू में जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल यूनियन को 72 डेलीगेशंस इंडिया की डिफरेंट पार्ट्स से आए थे, उन्होंने अटेंड किया था. और सबसे पहला जो अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था. एंड इसकी अध्यक्षता इंडिया की ओर से W.C. बैनर्जी ने की थी. Actually you can remember that he was the first Indian leader of the Indian National Congress, W.C. बैनर्जी. इसके बाद से लेकर अब तक जो है हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस की कांग्रीगेशन हर साल एक मीटिंग होती है इसी के बेसिस पे.
और इसी के साथ जो होता है, जो हमारी इंडियन फ्रीडम की जो लड़ाई होती है, वो एक बिल्कुल सब्सिक्वेंट मैनर में और एक बिल्कुल सही तरीके से स्टार्ट रहती है, इन अ रोबस्ट मैनर। इस तरह नहीं कि 1857 की तरह पर्पस सभी का डिफरेंट डिफरेंट होता है। पर्पस यहाँ पे सभी का फ्रीडम लेना ही होता है। सो इस तरह से हमारी आज़ादी की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के होने से चलती है। नेक्स्ट, सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है मॉडरेट लीडर्स का और दूसरा पार्ट होता है एक्सट्रीमिस्ट का। जो मॉडरेट लीडर्स होते हैं वो ब्रिटिश एम्पायर के समक्ष जो है अपनी मांगों को रखते हैं। दे जस्ट want to pursue their demands in front of the British Empire in a peaceful manner or in a strategic manner। बट जो एक्सट्रीमिस्ट होते थे, एक्सट्रीमिस्ट इन सब में बिलीव नहीं करते थे। वो सिर्फ गुस्से से बात करने में और लड़ाई झगड़े में विश्वास रखते थे, ताकि एकदम से वो, उनको पता था कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो पीसफुल तरीके से नहीं मानेगा। तो अकॉर्डिंग टू देम दे बिलीव इन द वायलेंस और चीना जप्ती में, कि उनको डरा के ब्रिटिश एम्पायर को धमका के अपने जो बातें हैं उनको मनवाया जाए। तो हम यहाँ पे मॉडरेट लीडर्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो जो मॉडरेट लीडर्स होते हैं उनमें कुछ इम्पोर्टेंट मॉडरेट लीडर्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी के बारे में हम देख ही चुके हैं, तेज बहादुर शाहपुरी, ही वॉज ए लॉयर, एंड दिनेश वांचा। तो ये कुछ मॉडरेट लीडर्स हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ वी हैव सम एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का फेस जो होता है वो इंडियन फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। तो इन जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आते हैं बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनका दूसरा नाम लोकमान्य तिलक भी था। एक्चुअली ही वॉज द लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट साइड। तो वो एक्सट्रीमिस्ट जितने भी लीडर्स थे उनके जो मुखिया थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। एंड here is the picture of the बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक है। और बाल गंगाधर तिलक ने एक तो उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी थी एक्सट्रीमिस्ट को लेकर, और उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए थे। उन्होंने मराठा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था, और उन्होंने केसरी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जो कि मराठी लैंग्वेज में था। एक्चुअली ही वॉज अ वेरी गुड एडिटर ऑल्सो, एंड he also started Ganpati festival in 1893, and after this he had also started Shivaji festival in 1895। so इस तरह से वो दो फेस्टिवल को स्टार्ट करने में भी इन्हीं का नाम लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जब सूरत में स्प्लिट होता है 1907 में, सूरत स्प्लिट के बारे में हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। सूरत स्प्लिट के दौरान क्या होता है कि जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं उनको मांडलिया जेल भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट जो है अपने न्यूज़पेपर में वो सेडिशियस आर्टिकल्स लिखते हैं, दैट सम वायलेंट और कुछ भड़काऊ भाषणों के चलते उनके ब्रिटिश एम्पायर उनको मांडलिया जेल भेज देती है। तो बाल गंगाधर तिलक के साइड से एक सेइंग है कि उन्होंने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस तरह से ये सेइंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है एक्सट्रीमिस्ट फेस में। तो ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ऑल्सो जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, एंड द बुक वाज नेम्ड गीता रहस्य। और होम रूल मूवमेंट की स्थापना 1916 में
बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द बाल गंगाधर तिलक जी। नेक्स्ट हम देखेंगे लाला लाजपत राय जी के बारे में। So here was the picture of the लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट से नॉर्थ साइड से। ही वॉज एक्टिविस्ट एक्चुअली। जो बाल गंगाधर तिलक थे वो एक्टिविस्ट थे महाराष्ट्र की साइड में, जो भी हमारा साउथ वेस्ट वाला रीजन है वहाँ के वो एक्टिविस्ट थे। और जो नॉर्थ इंडिया वाला साइड था वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट फेज को लाला लाजपत राय ने फैलाया था। एक्चुअली he belongs to he hails from पंजाब लाहौर। लाहौर वाज इन इंडिया उस टाइम पे। तो पंजाब और लाहौर की साइड पे लाला लाजपत राय का एक्टिवेशन था। तो वो क्या करते हैं कि लाहौर में उन्होंने आर्य समाज ये का एक स्कूल था। ही कंस्ट्रक्टेड दैट स्कूल एट लाहौर। और लाला लाजपत जी के बारे में कहा जाता है कि ही हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द साइमन कमीशन, जो कि 1927 का एक रिफॉर्म था जो कि ब्रिटिश एम्पायर ने भेजा था इंडिया में। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वहाँ पे प्रोटेस्ट करते समय ब्रिटिश जो सोल्जर्स होते हैं वो इन पे ब्रूटली अटैक करते हैं और इंजरी में क्या होता है कि इनकी जान चली जाती है। So this is all about Lala Lajpat Rai. Now we will discuss about Bipin Chandra Pal. Here was the picture of the Bipin Chandra Pal. बिपिन चंद्र पाल जो होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स जो पुरानी प्रथाएं होती हैं इंडियन सिस्टम की उनको खत्म करने में विश्वास रखते थे। और वो इसके लिए ब्रह्म समाज को ज्वाइन करते हैं। और उन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखा था न्यू इंडिया, जो कि न्यू इंडिया के एडिटर भी थे। एंड एक्चुअली जो स्वदेशी मूवमेंट थी, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड बिपिन चंद्र पाल के बारे में एज वी ऑल नो दैट ही इज द राइटर ऑफ द अवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। सो वंदे मातरम वाज रिटन बाय बिपिन चंद्र पाल। Now we will discuss about Aurobindo Ghosh. Here was the picture of the Aurobindo Ghosh. ये अरबिंदो घोष की पिक्चर है। तो अरबिंदो घोष जो थे वो बंगाल से बिलोंग करते थे और वो यूरोपियन थिंकिंग रखने वाले थे। दैट इज ही वांट टू अप्लाई यूरोपियन टैक्टिक्स इन द इंडियन फ्रीडम। तो एक्चुअली ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड एक तरह से ये बुद्धिजीवी थे। और इन्होंने आईसीएस का जो एग्ज़ाम था उनको लैटिन लैंग्वेज में रिकॉर्ड मार्क से पास किया था। और ये जो जिस न्यूज़पेपर के एडिटर थे उसका नाम था जुगंतर, जो कि बंगाल का गस्टेड न्यूज़पेपर था। इसके बाद अरबिंदो घोष के को बॉम्बे कॉन्स्पिरेंसी केस होता है, उसके एवज में इनको जेल कर दी जाती है आफ्टर द सूरत स्प्लिट। और कुछ समय के बाद ये पौंडीचेरी चले जाते हैं एंड ही इंडल्ज इनटू द एक्टिविटीज ऑफ द योगा। So these are the important 4 leaders from the extremist phase जिनके बारे में frequently एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड this is all about extremist phase. So let's move to the next one. अब हम देखेंगे पार्टीशन ऑफ द बंगाल के बारे में। एक्चुअली कैसे बांग्लादेश कंस्ट्रक्ट हुआ था और पार्टीशन ऑफ द बंगाल जो थी वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, ये तो सबको पता ही है। अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का हमारी फ्रीडम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक्चुअली जो बंगाल की पार्टीशन थी वो अक्टूबर 16, 1904 में की गई थी। ये वाला हिस्सा जो है आप इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड का देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा है बंगाल का और ये वाला हिस्सा है ईस्ट बंगाल का। जो ये पूरा पहले एक हिस्सा था ये पूरे का पूरा। लेकिन जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो जो उसकी ईस्टर्न साइड थी ये वाली, इसको काट दिया 2 हिस्सों में। क्योंकि बंगाल ये पूरा प्रोविंस जो था ये पहले एक था पूरा,
और ये बंगाल इंडिया का उस समय जो बंगाली रीजन था ये सबसे इंटेलिजेंट और सबसे इंटेलेक्चुअल एरिया था, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग इसी एरिया में रहते थे जो कि इंडियन फ्रीडम में ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि चाल चलते हुए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए बंगाल को ये कहकर डिवाइड कर दिया कि बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ा रीजन है और ओल्ड प्रोविजन को हम न्यू प्रोविजन नो जो प्रोविंस है उससे डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल रीजन था वो उनका था कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को इंडियन फ्रीडम की खत्म कर देना, and they need to apply their divide and rule policy to create communal differences between Hindu and मुस्लिम। तो इस तरह ईस्ट बंगाल को 1905 में पार्टीशन और बंगाल के तहत डिवाइड कर दिया जाता है। और जो ईस्ट बंगाल है उस समय उसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता है। लेटर जो ईस्ट पाकिस्तान होता है वही आगे चलकर आज का बांग्लादेश बनता है। सो ईस्टर्न बंगाल मीन्स ईस्ट पाकिस्तान, और जो ईस्ट पाकिस्तान उस समय का था उसको आज का बांग्लादेश बोलते हैं। तो बांग्लादेश का निर्माण पार्टीशन ऑफ बंगाल से हुआ था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा that how Bangladesh was created and what is the old name of the Bangladesh, that was East Pakistan, and it was constructed from the province of the Bengal. So this is all about the partition. Now we will take a look on Swadeshi movement, that what is Swadeshi movement. तो फ्रीडम फाइटर्स जो थे इंडिया के, उन्होंने फ्रीडम को बढ़ावा देने के लिए एक नई तकनीक अपनाई जिसे हम बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। Here was the real slogan of the स्वदेशी मूवमेंट फ्रॉम दैट टाइम, ये जो आप देख रहे हो पिक्चर में। एंड स्वदेशी मूवमेंट का जो कॉन्ग्रीगेशन सेशन था वो बनारस में बैठा था 1904 एडी में। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी की अध्यक्षता में क्या होता है कि स्वदेशी मूवमेंट को चालू किया जाता है, जिसे बाद में चलकर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के द्वारा सपोर्ट मिलती है। और इसका मेन मोटिव यही था कि जो नेटिव आइटम्स थी इंडिया की उन्हीं का प्रयोग करना। जस्ट लाइक वी हैव सम इंडियन प्रोडक्ट्स राइट नाउ लाइक पतंजलि, उसी समय लोगों का कहना था कि हम सभी को स्वदेशी चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए और जितनी भी ब्रिटिश एम्पायर से रिलेटेड या यूरोपियन चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Boycott of the English goods. As we have already discussed about the स्वदेशी मूवमेंट तभी सक्सेसफुल होती जब हम बॉयकॉट करते जितनी भी यूरोपियन चीज़ें थी। तो इन्हीं चीज़ों को बॉयकॉट करने के लिए अगस्त 1905 में कलकत्ता सेशन में इंग्लिश गुड्स को बॉयकॉट करने का निर्णय लिया गया। और बाल गंगाधर तिलक ने ये लड़ाई महाराष्ट्र से स्टार्ट की और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और लाल बाल पाल नहीं हुआ। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने महाराष्ट्र तक इस एरिया को, इस लड़ाई को जारी रखा। और जो लाला लाजपत राय थे ही विल टुक दिस मूवमेंट टू द नॉर्थ इंडिया। तो वो नॉर्थ इंडिया में जितने भी पंजाब और पाकिस्तान का एरिया था वहाँ पे लेके गए। और इसी तरह जो चिदम्बरम पिल्लई थे इस मूवमेंट को साउथ इंडिया में लेके गए। तो हुआ क्या कि अब इन द टाइम ऑफ द बॉयकॉट ऑफ द इंग्लिश गुड्स बहुत सी जो ब्रिटिश वस्तुएं थी लोगों के घरों में या जिन्होंने खरीद रखी थी और जो दुकानें थी उनको बुरी तरह से जलाया गया और उन बहुत सी चीज़ों को तोड़ा फोड़ा गया। तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था ये इंग्लिश गुड्स के अगेंस्ट। So let's move to the next one.
एंड एक्चुअली ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, हियर इज द स्लोगन ऑफ द बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स फ्रॉम दैट टाइम। अब हम देखेंगे मुस्लिम लीग के बारे में, हाउ मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड। तो जो मुस्लिम लीग थी, एक्चुअली पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद क्या हुआ था कि अंग्रेजों का मकसद एक तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का कामयाब होता नजर आ रहा था। इसका इफेक्ट दिखने लगा मुस्लिम लीग में। मुस्लिम लीग अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री दैट मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906 AD ढाका में, दैट इज आज का जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा की गई थी। एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ द नवाब सलीमुल्लाह। ये जो मोटे से आदमी है, ये है नवाब सलीमुल्लाह। तो मुस्लिम लीग क्या करती है कि ये जो बंगाल का पार्टीशन होता है उसको फुल्ली सपोर्ट करती है, लेकिन जो स्वदेशी मूवमेंट थी और जो बॉयकॉट करने की मूवमेंट थी इंग्लिश गुड्स को, उसको वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। तो इससे लगता है कि हमारे हिंदू और मुस्लिम्स में कॉमनल डिफरेंस जो होते हैं वो स्टार्ट हो गए होते हैं। सो इट इज़ लाइक अ बिग विन फॉर द ब्रिटिश एम्पायर। तो मुस्लिम लीग की कुछ शर्तें होती हैं, ये सेपरेट इलेक्टोरल रखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने, और बोलते हैं कि हमको सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए कि मुस्लिम का जो कैंडिडेट है उसको मुस्लिम ही इलेक्ट कर सके। और इसी दौरान वो सेपरेट प्रोविंस की भी मांग करते हैं मुस्लिम्स के लिए, जहाँ पे मुस्लिम्स रह सकें। एंड हियर वाज द पिक्चर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दैट वाज क्रिएटेड इन 1906 अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाब सलीमुल्लाह एंड मोहम्मद अली जिन्ना। ये बीच में मोहम्मद अली जिन्ना है। और here was the picture of the Nawab Salimullah. So let's move to the next one. अब हम देखते हैं कलकत्ता सेशन के बारे में। सो कोलकाता का जो सेशन होता है, सॉरी फॉर द रॉन्ग टेक्स्ट मिस्टेक, तो कोलकाता स्पेलिंग इज रॉन्ग हियर। तो कलकत्ता का जो सेशन होता है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर जो होते हैं, जो मॉडरेट लीडर होते हैं, दादा भाई नौरोजी। हियर वाज द पिक्चर ऑफ द दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता का सेशन होता है। कलकत्ता के सेशन के दौरान क्या होता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो स्वराज की मांग करती है, कि जैसे उस समय ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा यूनाइटेड किंगडम का अपना एक स्वराज्य था, जस्ट लाइक उनको फ्रीडम मिल चुका था, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते थे, अपने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और अपने इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन को खुद चला सकते थे। तो उसी तरह से कोलकाता के सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा स्वराज की मांग की जाती है ब्रिटिश एम्पायर से, और यही इस सेशन का मेन मोटिव होता है। तो कलकत्ता सेशन बाद happened in 1906 under the leadership of Dada Bhai Nauroji in Kolkata. So let's move to the next one. अब हम देखेंगे सूरत स्प्लिट के बारे में। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सम पॉइंट, हमने सूरत स्प्लिट के बारे में पहले भी सुन रखा है इसी लेक्चर में। तो सूरत का जो डिवीजन होता है वो 1907 में होता है, और इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है वो दो गुटों में बढ़ जाती है। एक्चुअली जो दो गुट होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ चुका है कि वो मॉडरेट फेस हो, और जो एक्सट्रीमिस्ट फेस होते हैं वो दो गुटों में बढ़ जाते हैं, वो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट नहीं रहते एक्सट्रीमिस्ट। तो ये बढ़ते कैसे हैं? सो लेट्स जस्ट डिस्कस सम पॉइंट अकॉर्डिंग टू द सूरत स्प्लिट। तो इसमें क्या होता है कि सूरत स्प्लिट की जो अध्यक्षता थी, वो सूरत जो अधिवेशन हुआ था वो गोपाल कृष्ण गोखले, ही वाज
गोपाल कृष्ण गोखले, उनकी अध्यक्षता में जो है वो सूरत का अधिवेशन पास किया जाता है। और इस अधिवेशन में क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लीडर होता है उसका अध्यक्ष चुना जाना होता है। और उसमें जो रास बिहारी घोष जी हैं, जो कि मॉडरेट लीडर्स होते हैं, उनको जो है उस इंडियन नेशनल कांग्रेस का, सॉरी यहाँ पे इंडिया की स्पेलिंग, इंडिया का जो है वो रास बिहारी घोष को इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक जो मॉडरेट था उनको लीडर चुन लिया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो मॉडरेटर्स होते हैं अपने आप को ज़मीन पे पाया हुआ महसूस करते हैं कि हमारा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में कोई वजूद नहीं रहा, क्योंकि दोनों की थिंकिंग एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर्स की डिफरेंट डिफरेंट थी। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड that moderate leaders want to pursue their demands from the British Empire by peaceful protest rather than जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो लड़ाई झगड़े में विश्वास रखते थे। तो इसी डिस्कशन को लेकर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेस में एक राइट सा चल पड़ता है सूरत स्प्लिट के दौरान। और इस सूरत अधिवेशन में क्या होता है कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो ये सूरत स्प्लिट से ली गई है। इस स्प्लिट के दौरान क्या होता है कि दो जो फेसेस होते हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेस, उनके बीच में थप्पड़, लात, घूंसे और बहुत सी चेयर्स को इधर उधर फेंका जाता है। और इस तरह से सूरत में इन दोनों मॉडरेट्स को का डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसका नाम सूरत स्प्लिट दिया गया है, जो कि 1907 में हुआ था। तो आफ्टर द सूरत स्प्लिट, ड्यूरिंग द सूरत स्प्लिट, सॉरी, क्या होता है कि जो ब्रिटिश एम्पायर्स हैं वो अपना एडवांटेज देखते हैं, क्योंकि अंग्रेज थे, दे हैड ऑलरेडी नोन फॉर देयर कनिंग पर्सनैलिटी। तो वो क्या करते हैं, इस बात का फायदा उठाते हुए जो एक्सट्रीमिस्ट्स के लीडर होते हैं, जो जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी, उनको वो कैद करके मांडले जेल, उनको जो कि बर्मा में है, मांडले, उनको बर्मा वो कैद करके मांडले जेल में भेजा जाता है वहाँ। और इसी जो लाला लाजपत राय होते हैं वो लंदन चले जाते हैं इस प्रोटेस्ट के बाद। और औरोबिंदो जो घोष जो होते हैं वो बॉम्बे कॉन्स्पिरेंसी केस में फंस गए होते हैं और बाद में वो पौंडीचेरी चले जाते हैं और अपने आप को योगा में इंडल्ज कर लेते हैं। इस तरह से यू कैन से दैट इन द सूरत स्प्लिट देयर वाज ए एंड ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स या फेस। तो बच जाता है सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस का फेस, जो कि मॉडरेट्स लीडर का था। So let's move to the next one. अब हम देखते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में दैट हैपेंड इन 1909। तो हियर वाज द पिक्चर ऑफ द लॉर्ड मिंटो। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि मॉर्ले जो था ये रिफॉर्म लेके आया था और जो मिंटो जो थे वो उस समय के वाइसराय थे इंडिया में। तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो क्या करना चाहते हैं कि वो बार बार मौका, एक तो देखते थे कि कॉम्युनल डिफरेंसेस पैदा करने हैं हिंदू एंड मुस्लिम्स में, बार बार फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते थे। इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दे अप्लाइड दिस स्ट्रेटेजी इन द बंगाल पार्टीशन। वो इसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, जो मुस्लिम लीग की जो फॉर्मेशन हुई थी उसके दौरान जो उन्होंने मांगे रखी थी कि हमको सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए, तो ब्रिटिश एम्पायर क्या करता है कि कम्युनल डिफरेंसेस को ब्रेक करने के लिए हिंदू और मुस्लिम्स में वो उनकी जो मुस्लिम लीग होती है उनकी मांगों को मान लेते हैं और दे इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द मुस्लिम्स। ये बात मुस्लिम्स लीग के लिए एक तरह से एडवांटेज का काम करती है, लेकिन हिंदू जो लीडर्स होते हैं वो इससे बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जो हिंदू थे वो पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मेजॉरिटी होती है वो ये पार्टीशन नहीं चाहते थे।
हालांकि जो मेजॉरिटी होती है ब्रिटिश एम्पायर्स के द्वारा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडिया को ही दी जाती है रादर देन मुस्लिम लीग। बट मुस्लिम जो लीग होती है उसकी मांगों को मान लिया जाता है ब्रिटिश एम्पायर्स के द्वारा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इस तरह से आप देख रहे हो कि कैसे कैसे जो है अंग्रेज डिवाइड एंड रूल को अपनाते हुए इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन यहीं से स्टार्ट होता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम देखेंगे होम रूल मूवमेंट के बारे में। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट जो होम रूल मूवमेंट होती है ये एक्चुअली सभी एक तरह से यूनिटी क्रिएट करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के द्वारा 1916 में इसको चलाया जाता है। इस मूवमेंट को सितंबर में जो एनी बेसेंट होती हैं जो कि एक्टिविस्ट होती हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होती हैं जो कि आयरिश एक पॉलिटिशियन एक्टिविस्ट होती है आयरलैंड से, वो सितंबर में होम रूल मूवमेंट को ज्वाइन करती हैं। और इस होम रूल मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य यही था कि मुस्लिम्स जो है इस को ज्वाइन करें और हिंदू मुस्लिम एकता को है जो एक तरीके से फुल सपोर्ट एक बल मिले ताकि वो मिलकर जो है अंग्रेजों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो लड़ सकें। बार बार जो नेशनल कांग्रेस होती है उनका एम यही रहता है कि सेपरेशन ना हो, लेकिन बार बार जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनकी जो रणनीति यही होती है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को यूज करके वो किसी न किसी तरह हिंदू और मुस्लिम्स को सेपरेट करके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्युनल डिफरेंसेस क्रिएट कर दे इन दोनों रिलीजन के बीच में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम देखेंगे लखनऊ पैक्ट के बारे में एंड दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस वीडियो। सो लखनऊ पैक्ट हियर वाज द पिक्चर ऑफ द लखनऊ पैक्ट जो कि लखनऊ पैक्ट जो होता है वो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में किया जाता है। ये लखनऊ पैक्ट के उस समय की इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं कि जो ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो सिग्नेचर कर रहे हैं इस पैक्ट पे, ये लखनऊ में होता है। और ये एक्चुअली उस दौरान एज वी नो दैट 1914 से लेकर 1940 में जो होते हैं वो फर्स्ट जो वर्ल्ड वार होती है, यहाँ पे सॉरी फर्स्ट होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ये पैक्ट लिखा जाता है। और इस दौरान क्या होता है कि क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 1919 के बीच में चली थी, तो उसके दौरान 1916 में क्या रहता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो होता है जो ब्रिटिश एम्पायर्स होते हैं जो अंग्रेज होते हैं वो सऊदी अरेबिया पे अटैक कर देते हैं। और सऊदी अरेबिया का जो खलीफा होता था वो इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक सेक्युलर रिलीजियस टीचर था। तो इस चीज़ से जो है मुस्लिम भड़क जाते हैं कि हाँ उन्होंने हमारे खलीफा को हर्ट किया है ब्रिटिशर्स ने, तो हमको इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। तो इस बात का फ़ायदा इंडियन नेशनल कांग्रेस उठाती है और वो मुस्लिम से रिक्वेस्ट करती है कि आप लखनऊ पैक्ट को साइन कीजिए। और मुस्लिम लीग जो होती है इस बार इस पैक्ट को पे साइन कर देती है। तो इससे हिंदू और मुस्लिम एकता को एक तरीके से बहुत बल मिलता है। और लेकिन ये ब्रिटिशर्स के लिए खतरे की घंटी होती है क्योंकि उनकी पॉलिसी उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो एक तरह से फेल होती नज़र आ रही होती है इनको। लेकिन इसके बाद के लेक्चर्स में भी हम देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं वो बार बार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर हिंदू और मुस्लिम्स में कॉमनल डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं। So this is all about the freedom phase as we have started the freedom phase of the modern history। आगे हम गांधीयन एरा के बारे में देखेंगे, सम अदर इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हुए थे और इस तरह से हम कैसे कैसे इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न होगा, अप टू पाकिस्तान कैसे बनेगा, इंडिया को आज़ादी कैसे मिलेगी, उसके बारे में हम आगे
वाले वीडियोस में देखेंगे। एंड अगर आपको मेरे पॉलिटी लेक्चर्स और मेरे अदर हिस्ट्री के लेक्चर्स देखने हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके यू कैन वॉच माई दीज लेक्चर्स। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश के वीडियोस, मैथ्स के वीडियोस, हिंदी के वीडियोस और जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू वुड लाइक टू know about some quizzes on the behalf of these videos, इन वीडियो के बेसिस पे अगर आप चाहते हो कि मैं क्विज भी लेके आऊँ तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ stay safe, stay home, stay healthy. Jai Hind. Take care. See you in the next video.